नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो है मुग़ल वंश में बाबर को देखा था। आज जो है हम लोग आगे हुमायूं को देखेंगे और उसके पश्चात हुमायूं के बाद देखिए सूरवंश स्थापित हो जाता है। द्वितीय अफ़गान वंश, हुमायूं पराजित होता है और उसे भारत छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग शेरशाह सूरी को देखेंगे। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, बाबर के पश्चात कल हमने बाबर को देखा था। बाबर के पश्चात जो है दूसरा मुग़ल वंश का जो बादशाह है वो हुमायूं होता है। और हुमायूं का जो मूल नाम है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद रहता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद, हमने कल देखा था कि बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और इसका नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसके कुछ प्रमुख अभियानों को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और परीक्षा में ये कहीं ना कहीं पूछे गए। तो आइए उसे देखते हैं। इसका पहला जो प्रमुख अभियान है, यानी पहला अभियान जो रहता है वो कलिंजर पे होता है 1531 में। उसके बाद इसका दूसरा अभियान दोहरिया का है, या इसको दौराह का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1532 में होता है और इसमें जो है महमूद लोदी और शेरशाह सूरी ये दोनों ज्वाइंट होकर लड़ते हैं हुमायूं से, और हालांकि दोनों पराजित हो जाते हैं। फिर इसके बाद से हुमायूं ने गुजरात और मालवा की विजय की थी, और हुमायूं जो है पहला मुग़ल शासक था जिसने गुजरात और मालवा को एक साथ जीता था। उसके बाद देखिए कुछ समय पश्चात फिर इसकी लड़ाई होती है हुमायूं की शेरशाह सूरी से, और वो होता है चौसा का युद्ध जो 26 जून 1539 में लड़ा गया था। और मेरी आपसे एक विशेष विनती है कि आप इस डेट को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपसे ये 26 जून भले ही न याद हो लेकिन 1539 याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम मिलाने के लिए जब आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो ऐसे 4 युद्ध दे दिए जाएंगे और दे दिया जाएगा कि उन्हें क्रम से व्यवस्थित करिए। तो ऐसे जगहों पे आपको ये तिथियां याद होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मैं तिथियों से बचता हूं, लेकिन यहाँ पे जो तिथियां ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको मैं लिख भी देता हूं। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, और इसमें क्या होता है कि हुमायूं पराजित होता है। और एक जैसा कि कहानी है, आप सभी जानते भी होंगे कि हुमायूं जो है किसी तरह से भागते हुए गंगा नदी पार करता है और एक भिस्ती जो है उसकी जान को बचाता है, और भिस्ती से वादा करता है हुमायूं कि अगर तुम मेरी जान को बचा दोगे तो मैं तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दूँगा। तो एक दिन के लिए उसने जो है उस भिस्ती को हिंदुस्तान का बादशाह भी बनाया बाद में। तो इसी युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह का जो नाम रहता है वो फरीद खान रहता है। तो इसी युद्ध को जब वो जीतता है तो वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम से खुतबा पढ़वाता है और मुद्रा या सिक्का भी जारी करता है। अब इसके बाद देखिए जो हुमायूं का मुकाबला है फिर होता है शेरशाह से दूसरी बार, और यह जो युद्ध है वो निर्णायक हो जाता है हुमायूं के लिए। और यह युद्ध जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और ये 1540 में हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ये बिलग्राम और चौसा ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, और एग्ज़ाम में अक्सर दिमाग से उतर जाता है कि कौन 1540 में था 1539 में था। तो आपको याद रखना है कि चौसा या बक्सर का युद्ध भी इसे कहते हैं, ये 1539 में हुआ जो बिहार में स्थित है। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में है कन्नौज या बिलग्राम, ये 1540 में हुआ, जिसमें फाइनली हुमायूं पराजित होता है और उसे जो है हिंदुस्तान से निर्वासित होना पड़ता है। और इसके बाद वो चला जाता है ईरान का जो शाह रहता है, शाह तहमास्प, उसके दरबार में चला जाता है और अपना आगे का शेष जीवन वो वहाँ व्यतीत करता है 15 वर्ष। और 15 वर्ष जो है वो निर्वासित होता है हिंदुस्तान से 15 वर्षों के लिए। और 15 वर्ष बाद जो है जो बैरम खान रहता है उसका सेनापति, उसके मदद से फिर वो वापसी करता है हिंदुस्तान में। और उसके बाद जो पहला प्रमुख युद्ध जीतता है वो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध रहता है, ये मई 1555 में जीतता है। इसके बाद जो दूसरा निर्णायक युद्ध जीतता है हुमायूं वो जून 1555 में सरहिंद का युद्ध माना जाता है। और इसी युद्ध के उपरांत जो है फिर से सत्ता पे काबिज होता है हुमायूं। और उसके बाद देखिए जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 1555 में आता है और 1556 में बेचारा मर जाता है। इसीलिए, और ये जब मरता है तो यहाँ दिल्ली में एक शेर मंडल नाम की जगह है, पुराना किला के अंदर जाएंगे तो एक भवन है, वो पुस्तकालय था हुमायूं का, उसकी सीढ़ियों से ये उतर रहा होता है और लुढ़क के मर जाता है। तो एक विद्वान कहते हैं कि नहीं, यहाँ जीवन भर ये लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। खैर मान लीजिए वो मेंस का टॉपिक है। तो 1556 में ये मर जाता है। अब इसके कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों को देख लेते हैं हुमायूं के। तो देखिए इसने न्याय की व्यवस्था की थी अपने दरबार में, और उसके लिए उसने न्याय का ढोल या न्याय का अदल कहा जाता है वो, उसको इसने स्थापित करवाया था ताकि लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस मुग़ल बादशाह ने अपने दरबार में न्याय देने के लिए ढोल स्थापित करवाया था, तो आपको याद रखना है कि वो हुमायूं था।
उसके बाद इसने अपने अमीरों को 3 जो है कैटेगरी में बांट रखा था, कैटेगराइजेशन कर रखा था इसने, जिसमें पहले जो अमीरों की कैटेगरी थी वो अहले सादात थी, अहले दौलत थी। अहले दौलत वो लोग होते थे जो राज परिवार और राजसी घराने से संबंध रखते थे, और दूसरे प्रकार के जो अमीर थे वो अहले सादात थे, यानी जो मुल्ला मौलवी और पढ़े लिखे लोग थे वो इस कैटेगरी में आते थे। फिर तीसरी कैटेगरी थी अहले मुराद की थी, इसमें गायन वादन और नृत्य संगीत से संबंधित लोग आते थे। और हुमायूं ही वो पहला बादशाह था जिसने मुग़ल दरबार में कोर्निश और तस्लीम, ये दोनों अभिवादन के तरीके हैं, उसकी शुरुआत इसने की थी, और ये दोनों पूछे भी गए हैं यूजीसी एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब देखिए इसकी पत्नियों के बारे में देख लेते हैं हुमायूं की। इसकी एक प्रमुख पत्नी रहती है बेगा बेगम, जिसे हम हाजी बेगम भी कहते हैं, ये हज यात्रा पे गई रहती है, और इसी हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण, आज जो आप दिल्ली में देख रहे हैं हुमायूं टॉम, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बेहतरीन स्थापत्य का उदाहरण है मुग़ल स्थापत्य का, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, तो उसका निर्माण इसी बेगा बेगम या हाजी बेगम द्वारा कराया गया था। तो ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसकी एक दूसरी पत्नी हमीदा बानो बेगम रहती है, और हम जानते हैं कि महान अकबर जिसे हम कहते हैं मुग़ल वंश में, वो इसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से पैदा होता है। फिर इसकी 2 बीवियाँ, एक चाँद बीबी और साद बीबी, 2 बीवियाँ रहती है जो चौसा के युद्ध में मारी जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि ये भी बन सकता है कि किस मुग़ल बादशाह की बीवियाँ जो हैं किसी युद्ध में मारी गई, प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि वो हुमायूं था। अब देखिए हुमायूं जब अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो उस दौरान जो है हिंदुस्तान में द्वितीय अफ़गान वंश यानी सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी करता है। तो इसलिए अकबर और हुमायूं के बीच में शेरशाह सूरी का जो आप देख रहे हैं कि 5 वर्षों का शासनकाल है, उसको भी देखा जाना चाहिए, और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए द्वितीय अफ़गान वंश स्थापित करता है शेरशाह सूरी। पहला अफ़गान वंश आपने देखा था सल्तनत काल में लोदियों द्वारा स्थापित था, और फिर लोदी जब विस्थापित हो जाते हैं बाबर द्वारा तो फिर से जो है शेरशाह सूरी ने अफ़गान वंश की स्थापना की। और शेरशाह सूरी का मूल नाम देखिए तो ये फ़रीद था, और इसकी कई उपाधियाँ थीं, उसको भी देख लेते हैं। तो एक उपाधि इसकी शेरशाह सुल्तान आदिल, देखिए जिसमें हम 60 नाम इसका शेरशाह काफ़ी शेरशाह सूरी से प्रसिद्ध रहता है। फिर एक प्रमुख उपाधि इसकी हजरत आला है। उसके बाद एक उपाधि इसकी शेर खान रहती है, जो इसको शेर मारने के पश्चात बहार खान लवानी द्वारा दी जाती है। और उसके बाद एक उपाधि इसकी हैदर द्वितीय है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। अब इसके कुछ प्रमुख अभियानों को देख लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला अभियान जो होता है पंजाब पे होता है शेरशाह का, और शेरशाह पंजाब को जीत लेता है। फिर इसके बाद ये अभियान जो है उस शेरशाह पंजाब के बाद बंगाल अभियान करता है 1542 में, और इसी बंगाल अभियान से इसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है, जिसके बदौलत ये आगे और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। फिर उसके बाद इसकी एक विजय है रायसीन विजय। रायसीन विजय को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 1543 में कि इसे जो है शेरशाह के माथे पर काला धब्बा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि जो इसका विपक्षी शासक रहता है पुरनमल, उससे ये वादा कराता है कि अगर आप जो है समर्पण कर देंगे तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। लेकिन स्थिति ये होती है कि रायसीन जीतने के बाद शेरशाह ने सारे लोगों की, महल के जितने लोग थे, राज परिवार के लोग थे, सबका जो है कत्लेआम करवा देता है। और इस तरह की संधि का उल्लंघन करना मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर किसी भी शासक के लिए किसी भी समय अच्छा नहीं माना गया। इसलिए जो है यह रायसीन विजय जो है शेरशाह के माथे पर धब्बा मानी जाती है। और ये आप याद भी रखिए, आपसे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस विजय को जो है या किस युद्ध को शेरशाह के माथे पर काला धब्बा माना जाता है, तो आप रायसीन को ध्यान रखिए। इसके बाद इसका जो एक अगला अभियान होता है वो मारवाड़ होता है, मारवाड़ युद्ध 1544 में, और इसे सेमल का युद्ध भी कहा जाता है। और यहाँ इसका जो प्रतिद्वंदी शासक रहता है वो मालदेव रहता है। और इस मालदेव के 2 योद्धा रहते हैं, जैता और कुप्पा। देखिए ये पूछा भी गया अभी यूपी PCS 2022 में शायद पूछा गया था इसको। जैता और कुप्पा जो है बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं, और शेरशाह को लगता है कि वो ये युद्ध हार सकता था। और इसी युद्ध के बारे में उसका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट रहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए शायद मैं हिंदुस्तान का ताज खो देता। तो उसको अंदाज़ा लगता है कि नहीं है, यहाँ अगर मैं पराजित हो जाता तो पूरा हिंदुस्तान मेरे हाथ से निकल जाता और कुछ हासिल मुझे नहीं होता। बाजरा ही होता है राजस्थान में जनरली। तो एक मतलब फ्रेज की तरह आप इसको समझिए, इसका कुछ गलत सेंस नहीं है। तो इसको याद रखना है कि इसको भी पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के संदर्भ में हुमायूं का ये प्रसिद्ध कथन था। इसके बाद
देखिए कलिंजर को ये सबसे पहले जीतता है, लेकिन बाद में कलिंजर फ्री हो जाता है और फिर जो है कलिंजर पे ये अटैक करता है और वहाँ का शासक कीरत सिंह रहता है उस समय। और इसी कलिंजर के किले से एक उक्का नामक अस्त्र रहता है, वो चलाता है और वहाँ गोला जो है बारूद का रहता है ढेर, वो फटता है और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। तो ये इसके कुछ प्रमुख अभियान हैं। अब इसके थोड़े से प्रशासन और संस्कृति को देख लेते हैं। तो शेरशाह बेसिकली देखिए जितनी भी चीज़ें थी प्रशासन का केंद्रीकरण करता है और जो सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था चली आ रही है वही सारी चल रही होती, लेकिन जो इसका क्षेत्रीय प्रशासन है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उसका जो आदर्श है वो बंगाल को माना जाता है। और यहाँ पे इसने 47 परगनों की स्थापना की। सॉरी, परगने नहीं, सरकार थे तो परगने ही, लेकिन उसको सरकार नाम दिया गया है। और इसके शासनकाल के बारे में अब्बास खां शेरवानी का प्रसिद्ध कथन है कि एक बूढ़ी औरत भी अपने सर पे अगर सोने चांदी का टोकरा लेके जा रही होती है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उससे कुछ छीन पाए। यानी चोरी डकैती इस शासन में नहीं रहती और बेहतर शासन प्रबंध चल रहा होता है हुमायूं का। राजस्व के क्षेत्र में भी शेरशाह सूरी ने बहुत सुधार किया। इसने भूमि की पैमाइश कराई और भूमि की पैमाइश के आधार पर इसने उत्तम, मध्यम और निम्न 3 कैटेगरियों में भूमि को बांटा और उस आधार पर इसने कर लेना शुरू किया। तो ये देखिए बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप होता है। और इसने 2 प्रकार के टैक्स भी लगाए, जरीबाना और महिसलाना। ये भूमि की पैमाइश के लिए इसने लगा रखे थे, तो ये भी पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद पहला ऐसा शासक रहता है जिसने किसानों को पट्टा और कबूलियत दी। पट्टा लिखवाता था और उनको राज्य की तरफ से कबूलियत देता था उनके अधिकार के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसने मुद्रा प्रणाली में भी काफ़ी सुधार किया। इसने दिनार या अशरफ नाम का एक सिक्का चलाया जो स्वर्ण सिक्का था और वो 167 ग्रेन का था। इसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध सिक्का रहता है शेरशाह सूरी का वो रुपया माना जाता है। शुद्ध चांदी का यह सिक्का रहता है और इसका वजन जो है 180 ग्रेन होता है। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। कई जगह आपको 175 ग्रेन भी मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन में तो शायद नहीं आता है, जो आए वो आप सही मान सकते हैं 175 और 180 में से। उसके बाद इसने चांदी का दाम चलाया जो 380 ग्रेन का था। और ये आप मान के चलिए कि चांदी का जो इसने रुपया चलाया वो बहुत ही मानक था और एक तरह से आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक भी इसका ये रुपया चल रहा होता है। अब इसके अलावा इसके कुछ अन्य कार्य को देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में 1700 सरायों का निर्माण कराया और ये सराय जो है पूरे साम्राज्य में धमनियों की भांति कार्य करती थी। ये डाक चौकियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, डाक चौकियों के रूप में इनको। और आप समझिए कि इसने जीटी रोड का निर्माण करा रखा था, जो आप देखेंगे कि बंगाल से पेशावर तक चली जाती है सोनार गांव से। और आज भी अब देखिए उसको हम लोग कह सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है आज के टाइम में। अब NH2 आ जाएगा आपका, ये समझिए कि मतलब अब तो दिल्ली तक ही आता है भारत विभाजन के बाद, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है आज फिलहाल वो। और इसने राजधानी में दान का लंगर चलाया गरीबों के लिए, तो ये भी कई बार पूछा गया, इसलिए आप याद रखिए। अब स्थापत्य में देखिए इसने अपना मकबरा बनवाया, शेरशाह का मकबरा सासाराम में आप देखिए, और अष्टकोणीय रहता है और तालाब के बीच में रहता है, बहुत ही सुंदर स्थापत्य है। और उसके बाद पुराना किला में भी इसने विभिन्न सारे स्थापत्य का निर्माण करा, जिसमें आप आज भी देखेंगे कि किला एक हुना नाम की एक मस्जिद है। अगर कभी दिल्ली आने का मौका मिले और पुराना किला जाने का मौका मिले तो आपको ये मस्जिद दिख जाएगी। तो ये इसके प्रमुख स्थापत्य रहे शेरशाह के। इसके बाद देखिए इस्लाम शाह शासक होता है। उसके बाद इसका एक प्रसिद्ध सेनापति हेमू होता है, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा है। और हेमू जो है पराजित हो जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, और उसके बाद फिर पुनः मुग़लों का आधिपत्य होता है और अकबर सत्ता पे काबिज होता है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो देखिए बेसिकली अकबर पे होगी, और अकबर पे ही पूरा वीडियो शायद होगा। तो कल हम अकबर के विषय में चर्चा करेंगे, और आज के लिए भी धन्यवाद।